वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे एनपीएस वर्सेस ओपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच में अंतर क्या होता है। दरअसल ये मामला काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। क्यों न्यूज़ में चल रहा है? ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होती है, न्यू पेंशन स्कीम क्या होती है। मामला पूरा ये है कि कुछ स्टेट हैं जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन्होंने लिखा है पीएफआरडीए को कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहते हैं, नई पेंशन स्कीम को लागू करना नहीं चाहते हैं। अब ये बात कही है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, इन लोकसभा में इन्होंने ये बात कंफर्म भी की है। अब ये चेंज क्यों करना चाह रहा है? न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा क्या है जो ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं है, और क्यों चेंज करना चाहते हैं? इस पर आपका क्या असर पड़ेगा? ठीक है, इससे आपको क्या असर पड़ेगा? क्या आपकी पेंशन कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? इन सारे सवालों के जवाब लेंगे। और ये यूपीएससी के लिए हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है। तो इससे हम क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 के प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए। और ऑलरेडी इस पर जो हमारा यूपीएससी है वो क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए देख लेते हैं क्या है। पहली बात तो समझते हैं कि पेंशन क्या है, मतलब पेंशन की ज़रूरत क्यों होती है और क्या रहती है पेंशन। जो भी आप कमा रहे हो वो आपकी सैलरी है, आप काम कर रहे हो तो वो आपकी सैलरी मिल रही है। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आप काम करने की स्थिति में नहीं रहते हो, यानी बहुत बूढ़े हो जाते हो या काम नहीं करना चाहते हो, यानी बहुत ज़्यादा अर्निंग आपकी उस समय नहीं होती है। तो एक सस्टेनेबल अर्निंग आपकी हमेशा बनी रहे, ठीक है, क्योंकि एज के साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और आप यूथ नहीं रहेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, जॉब नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आजकल न्यूक्लियर फैमिली का भी दौर चलने लगा है, यानी जो लोग शादी कर लेते हैं न्यूक्लियर फैमिली में और फिर वो अलग हो जाते हैं, पेरेंट्स को अकेला छोड़ देते हैं नॉर्मली, या पेरेंट्स निर्भर हो जाते हैं अपने जनरेशन्स पर, आने वाली जनरेशन्स पर। तो ये निर्भरता है जो कम की जा सकती है। और न्यूक्लियर फैमिली की वजह से आजकल पेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है। पहले इतनी ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि पहले अगर माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो बच्चे होते थे वो उन्हें पालते थे, यानी खर्चा उठाते थे उनका। लेकिन आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें देखी जा रही है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती जा रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सेंस कि पहले महंगाई इतनी नहीं थी या इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। इवन अब तो आपको पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है, पहले ये चीज़ें नहीं चलती थी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती जा रही है। और आपके क्योंकि हेल्थ स्ट्रक्चर बढ़िया हो गया है, हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया हो गई हैं। पहले जो व्यक्ति 70 साल तक जीता था अब वो 90 साल और 100 साल तक जी रहा है। तो इसका मतलब एज की अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ चुकी है। तो आप बहुत लंबे समय तक जिएंगे तो बहुत लंबे समय तक निर्भरता रहेगी, ठीक है, बहुत लंबे समय तक पैसा चाहिए तब भी पेंशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बस एक सुविधा है कि एक अश्योर्ड इनकम आती रहेगी ताकि आप एक डिग्निफाइड लाइफ को जी सकें, ठीक है, एक सम्मानजनक ज़िंदगी बिता सकें जब आप काम करने की स्थिति में ना हो। तो पूरा पेंशन का हमारा ये व्यवस्था रहती है। बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी? देखो, जो भी सेंटर या स्टेट का एम्प्लॉय था उस समय 2004 से पहले, वहाँ पर पेंशन बिल्कुल फिक्स करती थी, यानी जो भी आप सैलरी उठाओगे, लास्ट सैलरी जो भी होगी उसका 50%। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो 25,000 रुपये आपकी पेंशन रहेगी। तो 50% आपका रहेगा जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी रहेगी बेसिक पे की। और इसमें बेसिक पे में ये भी चीज़ शामिल हो जाती है, बेसिक पे प्लस डीए, यानी जो सैलरी है आपकी सैलरी इंक्रीज़ करती रहती है। इसमें डियरनेस अलाउंस जुड़ता रहता है, ठीक है, इसमें आपका क्या है, डियरनेस अलाउंस जुड़ता रहता है। अब डीए क्या होता है? जैसे सैलरी इंक्रीज़ करती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन आता जा रहा है, तो ये वाला डीए भी बढ़ता जाता है। अगर आपकी मान के चलें सैलरी अगर 50,000 रुपये है तो डीए ये कहता है कि 50,000 रुपये में आपका अभी गुजारा हो रहा है, 1 साल बाद 50,000 रुपये में गुजारा नहीं होगा क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई के प्रपोर्शन में आपकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, यानी इनकम भी बढ़नी चाहिए। दैट इज़ योर डीए, डियरनेस अलाउंस। अब ये साल में 2 बार होता है, एक तो जनवरी महीने में और जुलाई महीने में। लगभग ये माना जाता है कि 4% आपका इंक्रीज़ कर जाता है। जनवरी में जो भी तनख्वाह होगी आपकी वो 4% इंक्रीज़ कर जाएगी और जुलाई में जो भी तनख्वाह होगी वो 4% इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये इंक्रीमेंट इसीलिए मिल रहा है आपको क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और लिविंग स्टैंडर्ड भी महंगा होता जा रहा है। इस वजह से देखा जाए तो सरकार मिनिमम पेंशन देती है 9,000 रुपये और मैक्सिमम जो पेंशन है वो 62,500 रुपये, यानी तो ये मिनिमम पेंशन हो गई, ये हो गई मैक्सिमम पेंशन, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट में पे की जाती है वो 1.25 लाख रुपए की लगभग पे की जाती है।
अब इसमें समस्या क्या है, कंसर्न क्या है हमारे ओपीएस सिस्टम पे, ये तो समझ लिया कि भाई 50% देंगे, लेकिन समस्या क्या कहाँ आती है? तो समस्या आती है फंड की। एक तो सरकार के पास पैसे लिमिटेड हैं, मतलब जो भी पैसा हम टैक्स के थ्रू पे करते हैं वही उसके पास पैसा होता है। अब उस पैसे को लिमिटेड है, वो लायबिलिटी है सरकार के लिए, वही पे करना है, कोई अलग से फंड की व्यवस्था नहीं है। और उसी पैसे से सैलरी भी देनी है, पेंशन भी देना है, डेवलपमेंट का काम भी करना है, सारे काम करने हैं, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें आती है अनसस्टेनेबिलिटी। इसको सस्टेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जैसे कि मैंने बताया कि सैलरी आपकी इंक्रीज करती है, सैलरी में डीए जुड़ता है, इसी तरीके से पेंशन में भी डीए जुड़ता है, पेंशन भी इंक्रीज करती है। अगर मैं कहूँ कि 2010 में आपकी जो सैलरी पेंशन थी वो 10,000 रुपये थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर 6-6 महीने में इसमें 10-10% और 4-4% इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो ये इंक्रीजेबल है, एक फिक्स अमाउंट नहीं है कितनी ही पेंशन दी जाएगी, तो सैलरी की तरह ये इंक्रीज़ करती है। साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़िया हो गई है, तो इस वजह से बहुत लंबे समय तक पेंशन देनी पड़ेगी। पहले बहुत लंबे समय तक पेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोग इतने नहीं सर्वाइव कर पाते थे, लेकिन अब आपको बहुत लंबे समय तक पेंशन देनी पड़ेगी। एक तो अमाउंट इंक्रीज़ कर रहा है, दूसरा टाइम इंक्रीज़ कर रहा है। तो अमाउंट भी इंक्रीज़ है और टाइम भी इंक्रीज़ है, और सरकार के पास कोई एडिशनल व्यवस्था नहीं है पैसे की। सोचो, अगर ज़्यादातर पैसा हमारा यहीं पर लगता रहा तो हम डेवलपमेंट में क्या खर्च करेंगे, आगे आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे? और ये भी हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन दिन पर दिन इंक्रीज़ करती जा रही है। तो होगा ये कि पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, प्लस लायबिलिटी जिन्हें हम पेंशन दे रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अब समस्या इसमें आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। तो सॉल्यूशन में 1998 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कमीशन एक रिपोर्ट को कमीशन करती है, और उसे कहा जाता है ओल्ड एज सोशल एंड इकोनॉमिक सोसाइटी इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, ओआसिस। इसको कमीशन करती है, इस पर चर्चा करती है, एक कमेटी बनाई जाती है, एक्सपर्ट कमेटी अंडर द S.A. डेव, अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेबी। तो फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं सेबी के, तो इनके अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जाती है, और ये कमेटी जनवरी 2000 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। क्या टारगेट रखा जाता है? ऑलरेडी हम अब तक बात कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो सरकारी कर्मचारी थे वही इसके दायरे में आते थे। यानी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या स्टेट गवर्नमेंट में हैं तभी आपको पेंशन की सुविधा मिलती थी। लेकिन ओएसिस के ज़रिए हमने क्या किया, फोकस किया कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, यानी जो प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं या कोई छोटे मोटे काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उन्हें भी पेंशन की सहूलियत मिल सके, उन्हें भी पेंशन का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो ये भी हमने कोशिश की जाती है ओएसिस में। और ओएसिस का अगर माने और सरकार की अगर माने तो 1991 का जो डेटा है वो ये कहता है कि जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसके 11% के पास ही पोस्ट रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी है। जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 10% लोगों को ही ओल्ड पेंशन स्कीम से 11% लोगों को ही पेंशन मिल रही है। बाकी 90% और 89% हमारी वर्किंग पॉपुलेशन ऐसी है जिसे ये सुविधा मिल ही नहीं रही है। तो कहा जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम का स्कोप बहुत लिमिटेड है, सिर्फ सरकारी वर्कर तक ही सीमित है। तो ये अपनी आप में बड़ी समस्या है। अब चाहे वो सिक्योरिटी हम ईपीएफ के जरिए मान लें, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड मान लें, या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम मान लें, अब ये दोनों ही अलग अलग हैं। ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप एक फ़ंड इकट्ठा करते रहते हो, एक कुछ पैसे आप जमा करते रहते हो फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसी, और या आपको जब भी कोई पैसों की ज़रूरत पड़े। इसमें अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल जाता है। जो भी पैसा आप डालोगे, जो भी आप पैसा रखोगे, उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ईपीएफ में आप कंट्रीब्यूट करोगे और आपकी जो कंपनी है वो भी कंट्रीब्यूट करती है। ईपीएस में सिस्टम थोड़ा सा अलग है। ईपीएफ आप आज काम करना शुरू कर देते हो किसी कंपनी के साथ तो आपका ईपीएफ आज से जुड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ईपीएस में ऐसा नहीं है।
आप कंट्रीब्यूट तो करते हो और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 10 साल का टाइम पीरियड के बाद। जब 10 साल का टाइम पीरियड हो जाएगा तब आप एलिजिबल रहोगे ईपीएस के लिए, लेकिन ईपीएफ के लिए हर कोई एलिजिबल रहता है। खैर फिलहाल उस पर न जाते हुए अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम क्या रास्ता निकल कर आता है, क्या रास्ता देती है हमें? तो न्यू पेंशन स्कीम हमसे ये कहती है कि देखो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, यानी सरकारी वर्कर हो या प्राइवेट वर्कर हो, दोनों ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगी? जो न्यू पेंशन स्कीम है ये 50% का वादा नहीं करती है। जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी 50% का वादा कर देती थी, ये वादा नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि देखो सर, आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा। इंडिविजुअल के साथ साथ एम्प्लॉयर है उसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, सरकार है, तो इसमें जो भी आपकी सैलरी होगी उसका 14% ये कंट्रीब्यूट करेंगे। और आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे? आप 10% अपनी सैलरी का इसमें कंट्रीब्यूट करोगे। किसमें? एनपीएस में। 14% सरकार करेगी। अगर सरकार एम्प्लॉयर नहीं है, कोई प्राइवेट प्लेयर एम्प्लॉयर है, तो वो 10% आपका कंट्रीब्यूट करेगा। तो धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन होता जाएगा। अब ये पूरा पैसा किसके पास जाएगा? अब ये पूरा पैसा जाएगा पीएफआरडीए के पास, या यूं कहो कि सरकार के पास ये स्टोर होता रहेगा। अब इसमें कोई फिक्स नहीं है, आपको ये नहीं मालूम कि आप रिटायर होने के बाद आपको कितना मिलेगा। अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, आपकी एज ऑफ ज्वाइनिंग की है कितनी है, यानी कितना लंबा हो गया आपको टाइम। ठीक है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है आपका। ठीक है, ये चीज़ें आपके इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है आपकी नई पेंशन। मैंने बताया इसमें दोनों ही लोग एलिजिबल रहेंगे, चाहे आप सरकारी हो या प्राइवेट हो। इवन इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया का होना भी जरूर नहीं है। इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो इंडिया के सिटीजन नहीं हैं लेकिन इंडिया में काम कर रहे हैं। जैसे नेपाल के हो अगर आप, ठीक है, अगर आप भूटान के हो और इंडिया में काम कर रहे हो, तो आप एनपीएस का फ़ायदा उठा सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब एनपीएस को मैंने बताया रेगुलेट कौन करेगा? पीएफआरडीए। पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे 2013 में सेटअप किया गया था। देखो 2004 में ये बात निकल कर आई कि अब जो हमारा पेंशन स्कीम रहेगा वो एनपीएस के थ्रू रहेगा, लेकिन 2013 में हम पीएफआरडीए को बना देते हैं। 2004 से लेकर 2013 तक 2013 तक जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा था उसे सरकार मैनेज कर रही थी। सरकार ने कहा अब ये हमारे मैनेजमेंट के बाहर है, किसी एक्सपर्ट कमेटी को बनाना चाहिए, तो पीएफआरडीए बना दिया जाता है। अब ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ऑटोनोमस बॉडी है, इस पर कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ सरकार समय समय पर चेंजेस करती रहती है रूल्स एंड रेगुलेशन में। तो 2013 में पीएफआरडीए बनता है। अब ये क्या करेगा? पीएफआरडीए जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है इसको मैनेज करेगा। अब मैनेज कैसे करेगा? मैनेज करेगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, इसे इन्वेस्ट करेगा, मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, जहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट है वहाँ इन्वेस्ट करेगा। ठीक, इन्वेस्टमेंट मैनेजर से संपर्क में रहेगा, उनके थ्रू इन्वेस्ट करेगा, ताकि आपने जो भी पैसा इकट्ठा किया है इसकी वैल्यू को इनक्रीज करता रहे। इससे फ़ायदा ये होगा कि सरकार ने एक बार आपको पैसा दे दिया, मान के चलो अगर आपने 10 रुपये जमा किए हैं तो 14 रुपये सरकार जमा की रही। ये 10 रुपये आपने जमा किए, 14 रुपये सरकार ने जमा किए, टोटल हो गए 24 रुपये। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आगे आने वाले सब्सक्राइबर भी जुड़ेंगे तो उन्हें भी पेंशन देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है इस 24 रुपये को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि एक अच्छा रिटर्न आ सके, अश्योर्ड रिटर्न आ सके। तो ये सारे काम पीएफआरडीए करता है। अब नए एनपीएस सिस्टम में टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं? तो जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 10% रहेगा, जैसा कि हमने बात करी थी कि 10% आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा। अभी कितना हो सकता है? 1.5 लाख रुपये। अगर आप 10% अगर साल में कंट्रीब्यूट करते रहते हो, 1.5 लाख रुपये तक हो जाता है, तो इस पर टैक्स डिडक्शन है, टैक्स नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। इवन अगर इसके बाद आप वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो 50,000 रुपये का वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, इस पर भी टैक्स बेनिफिट है।
एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है 10% ऑफ बेसिक सैलरी का आपकी का, इस पर भी टैक्स नहीं लगना है। तो कुल मिला के ये है कि टैक्सेस काफ़ी बच जाते हैं आपके। हालांकि ये पूरा मार्केट लिंक्ड रिटर्न है विदाउट एनी एश्योरेंस। पहले वाले में आपको फिक्स था कि भाई 50% मिलेगा ही मिलेगा, इसमें नहीं। इसमें जितना आप कंट्रीब्यूट कर लोगे उतनी आपकी मंथली पेंशन मिलती रहेगी। तो ये हमारा सिस्टम है पूरा एनपीएस का। अब एनपीएस के अपने कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि सरकार पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। सरकार बिल्कुल हट जाती है पेंशन के मामले में कि भाई पीएफआरडीए तुम देखो, एम्प्लॉयर देखेगा, एम्प्लॉय देखेगा, अपने आप देखो, अपने आप मैनेज करो, हम ज़्यादा बोझ नहीं उठा पाएंगे। अब ये सरकार के अपनी अपनी बात भी है, क्योंकि देखो हम बात करें 1990s में, तो 1990s में सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेंशन देती थी उस पर वजन था 3200 करोड़ का। ठीक है, 3200 करोड़ का इस पर ये वजन था। इतना ये पेंशन बांट दिया करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें 2020 की, 2020 का डेटा ये कहता है कि सरकार पर 1,90,000 करोड़ का वजन पड़ता है। अगर हम उस सिस्टम के थ्रू जाते हैं तो 1,90,000 करोड़ रुपए का पेंशन सरकार देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले कितना था? 3,200 करोड़। ठीक है, इन 30 सालों में इतना बढ़ गया है तो सरकार के भी समझ में आता है कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी हैं। ये तो उनके लिए हो गया, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के लिए कि आप काम कर रहे हो। तो सरकार ने और भी योजनाएं चला रखी जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, यानी जॉब नहीं कर रहे हैं, या एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाले रिलेशन में नहीं हैं, सरकारी जॉब में नहीं हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने योजना चला रखी, अटल पेंशन योजना। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग इसमें नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, अटल पेंशन योजना काफ़ी सही स्कीम है। बहुत कम कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है और धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करते रहिए तो लास्ट में आप एक डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी पर। सरकार भी इतना बोझ नहीं उठा पाएगी आगे इन फ्यूचर चल के। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना है। सरकारों द्वारा वृद्धा पेंशन योजनाएं चलाई गई हैं, अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगी। विडो पेंशन स्कीम्स हैं, हैंडीकैप्ड पेंशन स्कीम्स हैं। तो ये कई सारी स्कीम्स ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चला रही हैं। ठीक है, कारण वही है कि सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। अब जो हमारा यूपीएससी है ये ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन पूछ चुका है। इनमें से 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार कि क्या रिलेटेड है। Which of the following statement is not true with respect to NPS? न्यू पेंशन स्कीम में क्या सही नहीं है? The shift to NPS was undertaken due to concern the coverage of sustainability and scalability of। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एक कंसर्न था हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम फ्रेमवर्क में, बिल्कुल था। पीएफआरडीए इज द रेगुलेटर, बिल्कुल अभी हमने बात की कि पीएफआरडीए बना ही गया था कि पेंशन को रेगुलेट करना है। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर एलिजिबल, तो नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा अगर प्राइवेट एम्प्लॉय भी हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। द एनपीएस प्रपोज्ड बाय ओएसिस, ठीक है, बिल्कुल बात सही है, इसी से प्रपोज किया था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन स्कीम 2017 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में 2017 में। तो इनमें से कौन ज्वाइन कर सकता है एनपीएस को? रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन ओनली, यानी सिर्फ जो लोग इंडिया के रेसिडेंट हैं या इंडियन सिटीजन्स हैं सिर्फ वही ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, इसमें इंडिया के अलावा भी वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बात की थी कि नेपाल और भूटान के लोग भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये भी प्रावधान हमारा है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 तो हमारा गलत है। अब पेंशन पर्सन ऑफ द एज 21 to 55 ये भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? देखो 21 का मतलब नहीं है, यहाँ पे है 18, क्योंकि आपकी जो वर्किंग एज है वो 18 है। अगर आपको सिर्फ इतना ही मालूम है कि आप 18 साल से काम कर सकते हो, अगर काम कर सकते हो तो पेंशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लॉजिक हमारा यही कहता है। तो 18 साल से लेकर आप 60 साल की उम्र तक इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये आपका टाइम पीरियड रहता है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें बाध्य नहीं किया गया, उन्हें मजबूर नहीं किया गया है कि आप माने ही माने, तो अपने हिसाब से भी इनको बदल सकती हैं। इसीलिए आप देखोगे कि रिसेंटली कुछ स्टेट गवर्नमेंट हैं
ये PFRDA को लिख रही हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। यानी इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इसे चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसका मतलब ये जब चाहे तब ज्वाइन कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो इतना हमें क्लियर हो जाता है कि जब ये लागू हुआ होगा तब ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। यानी हर स्टेट ने अलाउ नहीं किया होगा, हर स्टेट ने इसको एप्लीकेबल नहीं बनाया होगा। तो जब जब इनकी रेस्पेक्टिव डेट होगी नोटिफिकेशन की, तब से ये अवेल कर सकते हैं एनपीएस को। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोज आर्म फोर्सेज ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द 1 अप्रैल 2004। देखो 2004 वाली बात सही है, लेकिन यहाँ पे अप्रैल वाली बात सही नहीं है। यहाँ पे है 1 जनवरी। जो लोग 1 जनवरी के बाद ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग एनपीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे, उन्हें एनपीएस में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग इससे पहले कर चुके हैं तो उन्हें तो 50% वाला सीन मिल ही रहा है। 50% वाली स्कीम तो उनके लिए लागू है ही है। यहाँ पे बस ईयर स्टार्टिंग की बात है, ये 1 जनवरी है, यहाँ पे 1 अप्रैल लिखा है। तो कहने के लिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यही बात सही है। चलिए, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम पर ये हमारी वीडियो थी। और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब